नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मेरे साथ मैं सेवी जया, मैं हूं आंचल, जहां हम बात करते हैं इस मॉर्निंग पावर पैक शो में आत्मनिर्भर होते हुए भारत की, क्योंकि दिखाते हैं हम आपको भारत के सर्वांगीण विकास की झलक। खेल जगत में क्या हुआ, क्या रहा हिट और मिस, कैसे आपकी सेहत रहेगी फिट, बात होगी टेक टॉक पर, डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी नजर। लेकिन सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म। सोमवार को वंदे मातरम और मंगलवार को चुनावी सुधार पर लोकसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में आज पारित हो सकता है तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़ा संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। नौसेना दिवस से पहले आज दिखेगी समुद्र में भारत की ताकत। तिरुवनंतपुरम में होने वाले विशेष आयोजन में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ पुतिन की 5 घंटे चली बातचीत। शांति प्रक्रिया पर नहीं बनी बात। पुतिन की यूरोप को चेतावनी, रूस से युद्ध करने पर करना होगा हार का सामना। और आज रायपुर में होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत की नजर सीरीज जीतने पर। और जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ, और सबसे पहले बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर हो गया। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर पिछले 2 दिन में संसद में अंदर और बाहर प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से सदन के कामकाज में बाधा पैदा हुई। लिहाजा लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक के जरिए रास्ता निकाला। पक्ष और विपक्ष में यह तय हुआ कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर अगले सप्ताह सोमवार को इस पर विशेष चर्चा और मंगलवार दोपहर 12 बजे से चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा में ही मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधार पर भी चर्चा कराई जाएगी। बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। सरकार ने अब उम्मीद जताई है कि ये मौजूदा सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को विपक्ष का सहयोग मिलेगा। हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। गतिरोध बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। तो डेडलॉक खत्म हो चुका है, तो संसद में कामकाज भी होगा। जी हां, उम्मीद तो यही है कि संसद में अब सभी विधायी कार्य शांति से पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल। और आज का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। और सरकार की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि आज इस बिल को पारित करवा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये विधेयक 1944 में बने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है और इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। सरकार ने 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस यहां पर रहने वाला है, यानी कि महंगे होंगे तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद। वर्तमान में तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू यहां पर है और इसकी वजह से संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का भी प्रावधान है।
साथ ही कर नियम बदलने पर भी सरकार को जो रेवेन्यू है वो मिलता रहेगा। वर्तमान में अगर हम टोबैको या फिर पान मसाले की बात करते हैं, यानी जिसे हम तंबाकू कहते हैं, उन तमाम उत्पादों पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल पर चर्चा है और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं संसद की कार्यवाही पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से गतिरोध खत्म हुआ है संसद में, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम विधायी कार्य जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़े हुए हैं उन्हें अमली जामा पहनाना अब सरकार के लिए आसान होगा। देखिए, कल ही ये संकेत मिल गए थे जब राज्यसभा में हमने देखा था कि मणिपुर से जुड़ा बिल है, जीएसटी से जुड़ा, उसको चर्चा करके लोकसभा को वापस किया गया। लोकसभा उस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। तो दोपहर बाद ही एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी जब एसआईआर पर हमने सुबह प्रदर्शन देखा था संसद भवन परिसर में। सरकार ने एक कहा था कि एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा रहा, तो फिर एक बीच का रास्ता चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर एक प्रस्ताव आया कि इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई। और कल लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई विभिन्न दलों के नेताओं की, उसमें एक सहमत बनी कि अगले हफ्ते सोमवार को पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो और उसके बाद अगले दिन जो चुनाव सुधार है उस पर एक व्यापक चर्चा हो। तो जो चिंताएं हैं वो विपक्ष पे अपनी बात कह सकता है, क्योंकि लगातार सरकार का यह कहना था कि चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव की तरफ से कोई यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं रहेगा और एसआईआर पर चर्चा उचित नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि पूरा विपक्ष अड़ा रहा और उसके बाद एक रास्ता निकाला गया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो। चूंकि चुनाव सुधार एक ऐसा विषय है जिस पर सदन में चर्चा हो सकती है, संसद में चर्चा हो सकती है, तो उस पर विपक्ष ने भी अपनी हामी भरी है। तो कल भी संकेत मिल गए थे और आज उम्मीद यही है कि लोकसभा और राज्यसभा भी सुचारू रूप से चलेंगे। देखिए, विधायी कामकाज का नाम सवाल है। पहले दिन से सरकार ने कोशिश की है बिल पेश करके, एक बिल मणिपुर को लेकर पारित भी हुआ है। आज सरकार ये चाहेगी कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल है उस पर चर्चा करके उसे पारित कराया जाए लोकसभा में। इसके साथ ही साथ तेजी से दोनों सदनों में विधायी कामकाज पर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आम सहमति तो बन गई है, लेकिन ऐसे में 2 दिन तो जरूर जाया हो ही गए हैं। शैलेंद्र, आज अगर हम महत्वपूर्ण विधायी कार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है दोनों सदनों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रश्नकाल अगर आज चलता है तो आप दोनों सदनों में देखेंगे कि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक मौका होता है जिसमें कई सांसद ये सवाल पूछते हैं और उससे जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि सांसदों को, खासतौर पर जो नए सांसद हैं, उनके सामर्थ्य को देश देखे। तो इसके लिए जरूरी है कि संसद में बहस हो, चर्चा हो और शून्यकाल एक ऐसा मौका होता है जिसमें तमाम सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे या फिर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। तो उम्मीद यही है कि आज दोनों सदनों में जो शून्यकाल है उसमें कई सांसद अपनी बात रखेंगे, तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और उस पर एक तरह से देखें तो एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक चर्चा भी अगर जरूरत है या टिप्पणी तो वो देखने को मिलेगी। कई पत्रावलियां रखी जानी है, कुछ कमेटियों का चयन होना है, तो उससे जुड़ी पत्रावलियां हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज से संसद का सत्र सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो प्रश्नकाल भी होगा। उम्मीद यही है कि शून्यकाल होगा और विधायी कामकाज भी आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो आर्थिक सुधारों के लिहाज से सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर लिया है और ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बाद लिया गया है, जिसका मकसद औपनिवेशिक दौर की शब्दावली से हटाना है। इससे पहले 8 राज्य ऐसे बदलाव लागू कर चुके हैं और अब तेलंगाना भी सूची में शामिल हो चुका। सरकार के अनुसार इन सभी बदलावों का मकसद ये दिखाना है कि सरकार का काम शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जन सेवा है। तो केंद्र के निर्णय के बाद तेलंगाना में नाम बदले गए। यानी कि दरअसल केंद्र सरकार का ये संदेश साफ है कि शासन सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। और इसी कड़ी में देश भर में सरकारी भवनों और पदों के नाम बदलकर अब उन्हें जनता के और करीब लाया जा रहा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सचिवालय का नाम होगा कर्तव्य भवन। वहीं
जो सभी राजभवन हैं अब लोक भवन और राजनिवास से लोक निवास कहलाएंगे। केरल, असम, बंगाल, तमिलनाडु और लद्दाख में ये बदलाव लागू हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कुछ नए भवनों के नामकरण किए हैं। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक भी है। भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में नामों का ये बदलाव उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन को सत्ता नहीं सेवा माना गया है, जहां अधिकार से ज्यादा कर्तव्य और पद से ज्यादा जिम्मेदारी की भावना को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम राज्यों के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। असम के राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा। राजभवन तमिलनाडु का भी नाम बदलकर अब लोक भवन तमिलनाडु कर दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बताया कि मूल रूप से 2024 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार सामने रखा गया था। It is the colonial thought that which was hanging over our minds, our heads all the time. And this is a very serious and very much awaited attempt by the Home Ministry. भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में नामों का ये बदलाव सिर्फ प्रतीकों की अदला बदली नहीं है, बल्कि शासन की नई सोच, जन केंद्रित, जवाबदेह और सेवा प्रधान मॉडल की घोषणा है। राजभवन से लोक भवन और पीएमओ से सेवा तीर्थ बनने तक हर परिवर्तन इस बात का संकेत है कि सत्ता का केंद्र अब जनता है और शासन का उद्देश्य सेवा। विकसित भारत की दिशा में ये बदलाव प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जन उत्तरदायी बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार वी द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल काम करती है और इसी का असर अब जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनके नामों में भी साफ तौर पर दृष्टव्य है। बिल्कुल, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ब्रेक के बस का स्वागत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SIR को लेकर। साथ ही अब जिक्र करेंगे पश्चिम बंगाल का, क्योंकि वहां इस पर ज्यादा सियासी बवाल मचा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की पहचान की जा रही है जिनके नाम सूची में नहीं होने चाहिए, और जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार राज्य की मतदाता सूची में कुल 46,20,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। मृत मतदाताओं की संख्या में जिलावार बड़ा अंतर देखने को मिला है। कुल मतदाताओं की तुलना में मृत मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक उत्तरी कोलकाता में पाया गया है, जहां ये आंकड़ा 6.91% है, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर में सबसे कम 1.4%।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मृत मतदाता 22,28,000 हैं और 6,41,000 मतदाता लापता हैं। 16,22,000 मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 1,05,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल का जो नादिया जिला है उसके नवद्वीप क्षेत्र में वार्ड 4 और 5 के नाले के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वोटर कार्ड उनके घरों में मौजूद है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है और ये कि अतिरिक्त या फिर नकली वोटर कार्ड आखिर आए कहां से। बिल्कुल, और इसी घटनाक्रम के बाद से इस पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर कार्ड ऐसे जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहां से आए, कैसे बनाए गए और किसके आदेश पर बनाए गए, ये बड़ा सवाल है। আমরা এখানে বাথরুম করতে এসেছিলাম এই প্রতাপনগর মেইন রোড চিলড্রেন্স বিজ্ঞান একাডেমি স্কুলের সামনে। দেখি কত ভোটার কার্ড, মানে গাদা কয়েকশো ভোটার কার্ড পড়ে আছে এবং দেখলাম ড্রেনের মধ্যেও একটা মানে ব্যাগ পড়ে আছে, হয়তো ব্যাগটার মধ্যে ফেলতে এসেছিলো, আমরা দেখিনি ব্যাগের মধ্যে কী আছে, হয়তো ওটা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেছে। কয়েকশো ভোটার কার্ড নতুন এবং পুরনো এবং নতুন, এটা অবাক কাণ্ড। একদম লোকাল ঠিকানা রয়েছে, লোকাল নবদ্বীপের ঠিকানায় মাথাপুর রোড, অর্থাৎ এই এলাকা 4 নম্বর ওয়ার্ড। कहां से आए ये नकली वोटर कार्ड, यही सवाल यहां पर उठ रहा है। सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहला सवाल यही कि रहे ना रहे हम, लेकिन वोटर लिस्ट में जरूर रहेंगे। पहले बात हो रही थी कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अब यहां पर इतने सारे नकली वोटर कार्ड मिल रहे हैं, क्या चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? जया जी, पश्चिम बंगाल में जो देखा जा रहा है कि हर एक घंटे में और हर एक दिन में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और चौंकाने वाले सारे तथ्य हैं। ये नदिया का जो हादसा है, वहां पे ड्रेन के पास से काफी सारे वोटर्स कार्ड, हमने तस्वीरें दिखाई कि कितने सारे वोटर्स कार्ड थे। और हैरानी वाली बात ये है कि इसमें से कुछ वोटर्स कार्ड ऐसे भी थे जो वहां के रहने वाले हैं और उनके पास उनका अपना वोटर कार्ड है। तो ये देख के वो और चौंक जाते हैं कि हमारे पास तो हमारा वोटर कार्ड है, तो फिर ड्रेन के पास जो वोटर कार्ड मिला है वो किसका है। तो ये जो फर्जी वोटर कार्ड, एक तरफ आंकड़ों में एक इंडिकेशन मिल रहा था और वास्तव में देखा जा रहा है कि सच में वो घटना सही है। तो एक एविडेंस सामने आ रहा है और दूसरी तरफ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ये सारे बातों को लेकर यहाँ पे हलचल मची हुई है। एक अपडेट दे दो, वो जो 2208 वोटों का जो निर्वाचन सदन ने रिपोर्ट मांगा था कि 2208 ऐसे पोलिंग बूथ, जो सिर्फ पोलिंग बूथ में पिछले 23 साल में एक भी आदमी मरा नहीं, एक भी आदमी कहीं दूसरी जगह गया नहीं, कोई भी एब्सेंटी नहीं है, गैर हाजिर नहीं है और कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है। ऐसा क्यों है? ये जो 2208 का आंकड़ा था, वो जो रिपोर्ट मांगा गया था, तो उसके बाद उन EROs एंड DOs ने रिपोर्ट देके कहा है कि उनमें से 480 अभी तक ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पे ये आंकड़ा ये सवालों का जवाब नहीं मिला। मतलब था 2208, वो क्रॉस चेक होके वो 480 हुआ है। लेकिन और एक चीज सामने आए हैं, वो है प्रोजेनी बूथ। ये प्रोजेनी बूथ क्या है, मैं आपको बता दूं जरा। ये प्रोजेनी बूथ ऐसा बूथ है कि पिछले 23 सालों में एक भी ऐसा वोटर नहीं मिला इन बूथों में जिसका 2002 में वोटर लिस्ट में नाम था। और कुछ फिगर्स सामने आया है, जैसे कोचबिहार के दिनहाटा है, यहाँ का पार्ट नंबर 110, यहाँ पे 782 वोटर है, 782। इन वोटर में से एक का भी 2002 में वोटर तालिका में नाम नहीं था। मतलब आप मतदाता सूची में एक का भी नाम नहीं था 782। सौरभ, क्योंकि हमने 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उसकी अनियमितताओं के बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पर मुझे शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि भाई बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें लगातार रोज सामने आ रही है जो अपने आप में बहुत अकल्पनीय है। लेकिन मौजूद सवाल यहाँ पर यह है कि जो BLOs हैं उनका काम कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वास्तविक वोटर जो संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए मतदान वाले दिन वोट डाल सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। अच्छा, ये चुनौती तो है क्योंकि BLO ही है वेरिफिकेशन अथॉरिटी, और अगर कोई मृत वोटर, कोई डुप्लीकेट वोटर रह जाता है तो
बीएलओ को जवाबदेही करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। सीओ ऑफिस के जरिए जो सामने जो सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएलओ आप रिस्पॉन्सिबल है। जिनमें भी जिन जिन बूथों में ऐसे ऐसे फिगर्स आ रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक बूथ में 782 वोटर है, उनके पास कोई ऐसा वोटर नहीं है जिसका सेल्फ मैपिंग वो कर सके, मतलब मेरा नाम 2002 में था, ऐसा एक भी वोटर नहीं है। ऐसे सारे जो चौंकाने वाले तथ्य है वो सबको बार बार जांच करे, ये बीएलओ को कहा जा रहा है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, उनके यारों रिस्पॉन्सिबल हो गए उस जिला बहुत के अहम आपने कहा सौरभ, और खास तौर पर जिस तरह का गोरख धंधा चलाया जा रहा है कि फेक वोटर आईडी कार्ड्स हैं, ये तो साफ है, और ऐसे में इसका भंडाफोड़ होना बेहद जरूरी है ताकि जिस व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है वोट करने का, वो ही जाए और अपने वार्ड पर जाकर वोट करे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकाया है। भरतपुर विधानसभा के टीएमसी विधायक ने बेलडांगा के एसडीपीओ पर मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए जमीन खरीदने में बाधा डालने का आरोप लगाया। कबीर ने एसडीपीओ को टीएमसी की सरकार बनाने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक की ताकत की धौंस दिखाते हुए कहा कि मुस्लिम वोट देकर सरकार बनाएंगे और आप लोग आरएसएस की दलाली करेंगे। क्या आरएसएस की सरकार चल रही है? कबीर ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा और बहरमपुर से रेजीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग उनके कब्जे में रहेगा। विधायक यही नहीं रुके और उन्होंने एसडीपीओ को कॉलर पकड़कर खींचने की धमकी दे दी और कहा कि मुझसे पंगा लेना मत आना। ये घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए मुर्शिदाबाद जिले में ही मौजूद थी। चलिए पश्चिम बंगाल के बाद रुक करते हैं दिल्ली का, जहां नगर निगम के 12 वार्डों पर 30 नवंबर को जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आज घोषित होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली। मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। पूरे नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है। 2022 में इन 12 वार्डों में से 9 पर बीजेपी और 3 पर आप ने जीत हासिल की थी। तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और मुख्य मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। वहीं भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता ग्रहण करने वाले हैं। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में आइडिया के महासचिव डॉक्टर केविन कैसास जमोरा से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय आइडिया मुख्यालय में पट्टिका का अनावरण किया। इसके अलावा भारतीय दूतावास में उन्होंने भारतीय व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत भी की। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पूरी दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को जानती और स्वीकार करती है। 1995 में स्थापित इंटरनेशनल आइडिया एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका भारत संस्थापक सदस्य है। और पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान का यह बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 दोपहर करीब 1 बजे मिला। चक्रवात दितवा की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की और 1 दिसंबर 2025 को शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान को अनुमति दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई खबर के साथ।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का दूसरा दिन है। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम के इस पर्व का आगाज 2 दिसंबर को हुआ, जो कि 13 दिनों तक चलने वाला है। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल कर कलम पर इस बार की थीम आधारित की गई है। जो तमाम प्रमुख कार्यक्रम है उसमें तमिल कर कलम यानी कि स्कूलों में तमिल को पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों को तमिल सीखने के लिए शैक्षिक जो यात्रा है, और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक का सभ्यतागत मार्ग जो है उसका पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। तो वाराणसी से इस वक्त हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशी तमिल संगमम संस्कृति और समुदाय का संगम है और उत्तर भारत और दक्षिण की संस्कृति का जो यहाँ पर संगम देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व। कैसा रहा इसका उद्घाटन समारोह और क्या कुछ और कार्यक्रम यहाँ पर प्लान किए गए हैं? जया आंचल, आप दोनों को काशी वड़क्कम, और यही थीम थी जब पहली बार काशी तमिल संगमम की शुरुआत की काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने। वो अभी मैं BHU में खड़ा हूं, आपको बता दूं, और ये ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह है। यहाँ पर 9 बजे कभी से कुछ देर बाद जो पहला समूह आया है छात्राओं का तमिलनाडु से, वो यहाँ पर आएंगे। ये चूंकि संगीत के लिए जाना जाता है, जो ओंकारनाथ ठाकुर जी थे उस महान संगीतज्ञ थे, उनके नाम पर यह प्रेक्षागृह है। तो पहली जो BHU के अंदर जो गतिविधि है, जो बनाई गई है व्यवस्था, जो तमिलनाडु से समूह आएंगे, तो पहला जो है छात्र छात्राओं के लिए ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में रखा गया है, जिसमें कि संगीत के बारे में, संस्कृति के बारे में जो छात्र छात्रा आए हैं उनको बताया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के आसपास BHU IIT के एक इंक्यूबेशन सेंटर में उन लोगों को बताया जाएगा जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में। और इसके पहले जो आपने पूछा कि उद्घाटन कैसा रहा, तो नमो घाट पर उद्घाटन समारोह चला, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। साथ में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, राज्यपाल तमिलनाडु के N रवि जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के कैलाशनाथन जी। तो इस तरह की जो शख्सियत हैं वो वहां पर थीं। जिन लोगों ने वेद पर काम किया है उन्हें सम्मानित किया गया वहां पे। तमिलनाडु का सांस्कृतिक जो कला को वहां के आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और जो छात्र छात्रा आए हुए हैं लगभग 225 के संख्या में, उनको नमो घाट से क्रूज के माध्यम से गंगा आरती और घाटों का जो है दर्शन कराया गया। और वो जो छात्र छात्राएं अभिभूत हैं, वो जो उन्होंने क्रूज से दर्शन किया मां गंगा के भीतर चलकर और घाटों को निहारा देखा। सुबह जो बनाई गई है व्यवस्था उसमें यह है कि हनुमान घाट यहाँ पर एक है, जिसके जो हनुमान घाट पे आप देखोगे तो तमिलनाडु के लोगों की संख्या ज्यादा है, वो लोग यहाँ निवास करते हैं। और हनुमान घाट पे ही जो राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती जी हैं, उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल यहाँ पर काशी में गुजारे थे। तो जो तमिलनाडु से आते हैं, जो भी इसके पहले भी जो समूह आते थे, हनुमान घाट में सुबह स्नान करते हैं, फिर सुब्रमण्यम भारती जी के घर पे जाते हैं, वहां देखते हैं उनके, चूंकि जो बहन के पोते पोती यहाँ हैं वो लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। एक मठ है, कांची मठ है, वहां पे मठ पे जाते हैं। और एक महादेव का मंदिर है वहां पे, जो तमिलनाडु के लोगों द्वारा ही बनवाया गया है। और उस मंदिर के परिसर में राष्ट्र कवि हरिकेश, क्योंकि चाहे काशी के छात्रों की बात की जाए या फिर जो तमिल संगमम में दक्षिण से आए हुए छात्र हैं, उनके अनुभव कितने प्रासंगिक आपको समझ में आते हैं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को यहाँ सजीव होते हुए देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, चूंकि इस बार की जो थीम है ना, वो उसकी खासियत ये है कि 3 उसमें और चीजें जोड़ी गई हैं। जैसे पहली बार जब शुरुआत हुई थी तो वड़क्कम काशी, और इस बार जैसा आप बता रही थी कि तमिल करकलाम, आओ तमिल सीखें। तो ये हम लोगों के लिए, जो काशी के लोग हैं, चूंकि काशी तो आप कहती हैं मिनी भारत कह सकती हैं, देश के कोने कोने के प्रदेशों के लोग यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं।
और उसमें विशेष यह है कि जो तमिलनाडु से आ रहे हैं लोग, उन लोगों की संस्कृति में भी या धार्मिक रूप से भी यह एक मान्यता है कि पूरे जीवन में आपको एक बार काशी जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो कम उम्र के हैं, लेकिन उनकी ये मान्यता है कि काशी में आना चाहिए। तो ये जो प्राचीन मान्यता है वो यही मुझे लगता है कि दर्शाती मान्यता है कि जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल, हमने देखा कि कई ऐसे महान संत हुए हैं दक्षिण भारत में जिन्होंने काशी पर बहुत अच्छे ज्ञान की बातों के साथ साथ बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आपसे लगातार आगे भी अलग अलग बुलेटिन्स में इस पर चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल, जो ये प्राचीन ज्ञान है, जो हमारी सभ्यता और विरासत है, इसी से तो हमारे भविष्य का रास्ता भी निकलता नजर आता है। आपको बताएं कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया की पवित्र धरती पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगयान शुरू हो चुका है और मंगलवार से ये शुरू हुआ है ये आयोजन और 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सड़कों पर गूंजते बौद्ध मंत्रों के बीच 40 से ज्यादा देशों से आए अनुयायी इकट्ठा हुए। ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर भिक्षु श्रद्धालु त्रिपिटक अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं की 3 टोकरियों के अंशों का सामूहिक पाठ कर रहे हैं, जिसे थेरवाद परंपरा में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ संग्रह माना जाता है। ये वार्षिक समारोह अपनी तरह का सबसे बड़ा थेरवाद बौद्ध समागम है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हजारों भिक्षु और श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष 15,000 से ज्यादा भारतीय भिक्षुओं और आम लोगों के साथ साथ अमेरिका, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। और आइए अब बात करते हैं भारत की पड़ोसी प्रथम नीति से जुड़ी हुई, जिसके तहत भारत का हर संकट की घड़ी में अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होना सामने आता है। श्रीलंका में आए चक्रवात दितवा की वजह से भीषण तबाही के बीच भारत ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदारम नुवारा में और IFC 1885 ने पोरमदुल्ला में 2000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर फौरन राहत पहुंचाई जा रही है। इरिंगवाटा से एक हार्ट पेशेंट समेत 17 लोगों को निकाला गया है, तो वहीं एक और सॉटी ने 24 यात्रियों और रेस्क्यू किया है। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के साथ एक फील्ड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट कर कोलंबो पहुंचाया गया है, जिसमें 70 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना भी राहत बचाव कार्यों में पूरी मदद कर रहा है। श्रीलंका में आई इस प्राकृतिक आपदा में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया। अब तक 465 मौतें हो चुकी हैं और वहीं 366 लोग लापता बताए जा रहे हैं। डॉक्टर अहमद मोइन फारूकी कोलंबो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अहमद, सबसे पहले सवाल यही कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, जितने प्रभावित इलाके थे उन वहां से इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, चक्रवात तो यहाँ से एग्जिट कर गया था पिछले सप्ताह, लेकिन उसके बाद जो भीषण तबाही छोड़ के गया है उसकी वजह से पूरा का पूरा आइलैंड जो है, द्वीप पूरा प्रभावित रहा है। कई ऐसे जगह हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और कुछ और ऐसे जगह हैं जो भूस्खलन की वजह से वो प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि भूस्खलन जहाँ हुआ है वो ढीली मिट्टी के इलाके हैं और वहाँ पर सेकेंडरी केविंग होने की संभावना भी बहुत रहती है। और हम देख रहे हैं कि कल भी और हमारी NDRF की टीमें दोनों जगह जहाँ बाढ़ है और जहाँ भूस्खलन हुए हैं, दोनों जगह तैनात होके उन्होंने अपने सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों को उन्होंने अंजाम दिया। 43 लोगों को कल फिर से बचाया गया जो फ्लड सिचुएशन से प्रभावित थे और पुतलम जैसी जगहों में अभी भी सुनने में आ रहा है और पता चल रहा है कि अभी भी बाढ़ की स्थिति बहुत बहुत बुरी है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत की तरफ से जो मिलिट्री एयर हेलीकॉप्टर हैं और जो बाकी के जो फोर्सेस जो तैनात हैं वो मिलके काफी हद तक मदद कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं ऐसी जगहों पे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। अभी तक के लिए ये समझ में आ रहा है कि सरकार जो यहाँ की श्रीलंकाई सरकार है वो कह रही है कि 22 डिस्ट्रिक्ट जो है, 22 जिले 25 जिलों में से ये सारे के सारे प्रभावित हुए हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है
कि रोड कनेक्टिविटी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी उनको रिस्टोर करने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो डाउन हुए हैं उनको कल तक रिस्टोर करने की पूरी प्रयास की जा रही है। एक बार अगर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अगर रिस्टोर हो जाए तो बाकी चीजों को सही तरीके से, सटीक तरीके से उनको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ये सबसे अहम चीज अभी मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भारत ने जो मेडिकल असिस्टेंस के तौर पे प्रोवाइड किया है, एनडीआरएफ के साथ भी एक मेडिकल टीम, एक टुकड़ी के साथ में चल रही है। और कल जो C-17 एयरक्राफ्ट ने फील्ड हॉस्पिटल एक एस्टैब्लिशमेंट और 70 से अधिक जो पर्सनल हैं उनको साथ में भेजा है, जो एक महंगनया नाम की एक जगह में जाके वो एक ये फील्ड हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करेंगे। महंगनया एक ऐसी जगह है जो सेंट्रल प्रोविंस में आती है, जहां पर ढेर सारे बारिशों के बाद वहां पर फ्लड सिचुएशन इतना बढ़ गया था कि अस्पताल पूरे का पूरा नाकाम हो गया था और वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी। तो इसमें भारत अहम तौर पे अपने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अगर हम देखें और सागर बंधु का जो ऑपरेशन भारत चला रहा है उसमें प्रतिबद्धता जो भारत की है के साथ आके खड़ा होना है श्रीलंकाई लोगों के साथ, वो दर्शाता है इन सारी एफर्ट्स के साथ। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह का जो रेस्टोरेशन प्रोसेस है वो अपने आप में चैलेंजिंग होता है। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भारत का ऑपरेशन सागर बंधु अपने आप में मिशन मोड में काम करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो चक्रवात दितवाहा वो तो पार कर गया, लेकिन तबाही के मंजर जो वो छोड़ के गया है इसके लिए लगातार भारत की ओर से मदद की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब आइए खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई, जो कि आज से 2 दिन के केरल के दौरे पर रहने वाली हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति आज नौसेना दिवस से जुड़े एक समारोह में शामिल होंगी और तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगी। कार्यक्रम में नौसेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक युद्धक तकनीक और विभिन्न ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन करने की मुहिम के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल लोक भवन का वो उद्घाटन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार होने से लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद से लेकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अद्वितीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा की। सार्वजनिक जीवन के उनके लंबे वर्ष सादगी, साहस और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण से चिन्हित थे। उनकी अनुकरणीय सेवा और दूरदर्शिता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और आइए बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे सेगमेंट फ्रेश रिपोर्ट में। और पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो घुसपैठियों की बात से जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र कर रही है दैनिक जागरण। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि शीर्ष अदालत जो है उसने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पहले अगर घुसपैठियों के तौर पर किसी राज्य में लोग घुसते हैं और फिर अधिकारों की मांग की जाती है, इस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दे चुका है कि आपका वोटर जो आई कार्ड है वो जो तमाम योजनाएं होती हैं जो लाभ से जुड़ी हुई होती हैं
उन तक आपको पहुंचाने में मददगार साबित नहीं होता। इसीलिए शीर्ष अदालत ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कई टिप्पणियों में कई बातें सामने की। उन्होंने कहा कि भारत में पहले ही बहुत गरीब लोग हैं और ऐसे में उनके बारे में सोचा जाना सबसे अहम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लापता रोहिंग्याओं की जो याचिका है उसमें ये पूछा गया है कि क्या उन्हें शरणार्थियों का दर्जा दिया गया, अगर नहीं तो वो घुसपैठी हैं। और ऐसे में कुछ आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट ने साझा किए हैं और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध रूप से घुसने का मतलब साफ तौर पर आप अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी खबर यहाँ पर हम लेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। ये खबर है नवभारत टाइम्स से। और हाईवे पे जिस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भीषण वहाँ पर हादसे होते हैं, उनको थोड़ा कम करने की और आपको आगाह और चेतावनी करने की ये एक बहुत अच्छी खबर है। हाईवे पर कहाँ हादसे का पॉइंट मिलेगा अलर्ट, यानी कि अगर हाईवे पे कहीं पर कोई ब्लाइंड एंड है, यानी कि अंधा मोड़ है, कहीं पे कोहरा ज़्यादा है, कहीं पे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है या सड़क में कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो अब आपको अपने मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाएगी 1 किलोमीटर पहले। यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कहाँ अगर कोई रोड पर जानवर आ सकते हैं या कोहरा ज़्यादा है, ऐसे सारे अलर्ट आपको मोबाइल पर मिलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये इस पहल की शुरुआत की जा रही है, जहां पर आपके मोबाइल पर ही आपको तमाम सूचनाएं और आगे सड़क में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं किसी अड़चन की, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन के बाद जरूर एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। बिल्कुल। और एक अच्छी कमी जो कहीं ना कहीं इस वक्त पर्यावरण के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं ओजोन लेयर की, जिसकी हमेशा से ये खबरें आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट सामने आई, कॉपरनिकस मॉनिटरिंग सर्विस, उसने एक अच्छी बात बताई। उसने कहा कि 2019 में जिस तरह से ओजोन की परत बहुत कमज़ोर हो गई थी, अब वो धीरे धीरे वो भर रही है। इसका भरने का मतलब ये है कि जो तमाम नैतिक जिम्मेदारियां जब हम प्रकृति के लिए अपने तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसकी वजह से उसमें कमी आई है। खास तौर पर जिस तरह से लोगों ने पर्यावरण के लिहाज से कई ऐसे कदम उठाए, खास तौर पर इसकी उम्मीद की जाती है वेस्ट से, क्योंकि एसी, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वो ओजोन के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी था। और ऐसे में ओजोन की कमी से जो तमाम अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती हैं, वो आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक होती है। लेकिन रिपोर्ट अब ये कह रही है कि ये लगातार भर रही है और इससे अब पर्यावरण में हम मानते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की सर्दी की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ठंड का आगमन हो चुका है, दिसंबर का महीना है। ऐसे में जो शीतलहर को लेकर आईएमडी की तरफ से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें थोड़ा बदलाव है। यहाँ पर कहा गया था कि शीतलहर जल्दी आएगी और जो तापमान है वो ज़्यादा गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर को लेकर जो चेतावनी जारी की थी, उसमें यहाँ पर संशोधन साफ तौर पर नजर आया है। सोमवार को आईएमडी ने न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई थी, लेकिन 5 दिसंबर तक की पीली चेतावनी जारी भी की थी। लेकिन 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान बीते 24 घंटों में 3 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि अभी उस शीतलहर से और बहुत कड़ाके की ठंड से दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। अभी उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन शुरुआत जरूर हो गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिल्ली की सर्दी जिस वजह से मशहूर है, वो दिल्ली की सर्दी बहुत जल्दी आएगी। तो लेकिन फिलहाल आईएमडी की जो भविष्यवाणी थी, उसका असर यहाँ पर मौसम में देखने को नहीं मिला है। तो दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही। और आइए अब रुक करते हैं कि आखिरकार टेक्निकल जगत में क्या कुछ नया हो रहा है और डालते हैं हमारे सेगमेंट टेक टॉक पर एक नजर। तो बात करते हैं अब संचार साथी ऐप की, जिसने देश में नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने और चोरी हुए फोन की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऐप नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना, खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना और अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शंस की जांच करने के साथ साथ अवैध जो कनेक्शंस होते हैं उनको रिपोर्ट करना भी इसमें शामिल है। और बिल्कुल इसके अलावा ये ऐप मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने और विश्वसनीय संपर्क विवरण की पुष्टि करने का भी काम करता है। इस ऐप के जरिए नागरिकों को अब तक कई तरह के फायदे मिलते रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए तो 1.43 यानी कि 1 करोड़ 43 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शनों को
नॉट माय नंबर के रूप में नागरिकों द्वारा डिस्कनेक्ट किया गया है। 26 लाख खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं, जिनमें से 7.23 लाख फोन रिकवर भी हुए हैं। आम लोगों के 6,48,000 इनपुट्स के आधार पर 40,96,000 मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट किया गया है। 6.2 लाख धोखाधड़ी से जुड़े IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं और इसके अलावा आम लोगों की रिपोर्टिंग के आधार पर 475 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान को भी रोका गया है। तो संचार साथी के अनगिनत ये लाभ हैं, जिसकी वजह से अब अगर आपका फ़ोन खोता है, चोरी होता है या उसका अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे निजात मिलती हुई नजर आएगी। और अब बात करते हैं दिल वालों की दिल्ली की, जहां सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल इन दिनों स्वाद, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संगम पेश कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 25 राज्यों से आए जो 62 स्टॉल्स हैं, वो आपको ना सिर्फ पारंपरिक व्यंजन जो हैं वो खिला रहे हैं, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी भी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखते हैं खास तौर पर शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 स्वाद, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का अनोखा संगम पेश कर रहा है, जहां देश भर के 25 राज्यों के 62 स्टॉल्स लगाए गए हैं। हिमाचली सिड्डू, उत्तराखंड की तंदूर चाय, जम्मू कश्मीर का कलारी कुलचा, नॉर्थ ईस्टर्न मोमोज, राजस्थान की कैर सागरी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, तेलंगाना का चिकन, केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी चोखा और पंजाब का सरसों का साग, मक्के की रोटी जैसे अनेक व्यंजन आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। फेस्टिवल में 300 से अधिक लखपति दीदियां और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल की है, बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में भी उन्हें महारत हासिल है। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी, मेरी जो इनकम थी, उसमें थोड़ा सा मतलब डेवलप हुआ है वो। आज मैं यहाँ पर जब पहुँची हूँ, अब हम लोगों को लखपति दीदी का भी किताब मिल चुका है। जब से मैं NRLM में जुड़ी हूँ, तब से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब लाइफ समझो सुधर सी गई है, क्योंकि हम किचन तक सीमित थे, हम महिलाएं ना, हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बाहर निकलने का मोदी जी ने। मुँह से जुड़ने के बाद तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नहीं स्थिति इतनी खराब थी कि हम ही जानते हैं। और अब काफ़ी बदलाव आ गया। सरकार से तो सर इतनी मदद मिली है, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। पहले तो मैं हाउसवाइफ भी थी, तो समूह के जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा मौका मिला। हमारा SRLM के ज़रिए हमें बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। हम लोग उड़ीसा का जो मेन कुजिन है वो सब लेके आए हैं। उड़ीसा पहले तो हम दही वड़ा आलूदम से शुरू करते हैं। उड़ीसा का जो लोकल स्ट्रीट फूड है, दही वड़ा आलूदम है, बड़ा आलू कसा है, आलू चप है, प्याजी है। यहाँ मुझे फूड कोर्ट में आने का मौका मिला, जिसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी और यहाँ अच्छा लगा मुझे। ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही हूँ। मैं गुजरात से आई हुई हूँ। हमारा व्यंजन में सबसे पहले थेपला है, ढोकला है, भाकरी है, पोहा है, भजिया है, वो हमारे आइटम है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा। फेस्टिवल में देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की झलक भी देखने को मिल रही है। शमीम अख्तर, DD न्यूज़। तो अगर आप दिल्ली वासी हैं तो जरूर मौका मिले तो सरस फूड फेस्टिवल में जाएं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। बात करते हैं मॉस्को की, जहां क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक बेनतीजा रही। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशकोव ने कहा, सभी इस बात पर सहमत है कि अभी और काम किया जाना बाकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर यूरोप के काउंटर प्रपोजल को नामंजूर बताते हुए खारिज किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने मार्शल लॉ की पहली वर्षगांठ पर कहा कि सियोल को जापान और चीन के बीच किसी भी पक्ष का समर्थन
नहीं करना चाहिए। किसी पक्ष का समर्थन केवल तनाव को बढ़ाता है। और खबरें कारोबार जगत से अंदाज रहेगा फटाफट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज इथेनॉल निर्माता संघ के अध्यक्ष सीके जैन के साथ बैठक की। बैठक के दौरान इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ कई अवसरों पर भी हुई चर्चा। पीयूष गोयल ने रोल्स रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन के साथ भी बैठक की। इस दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आरबीआई की एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। मौद्रिक नीति पर किए गए फैसलों की जानकारी शुक्रवार को दी जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन की संख्या नवंबर में सालाना आधार पर 8.47% बढ़कर 231 करोड़ हुई। अक्टूबर में यह संख्या 219.51 करोड़ थी। भारत का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बीते 4 वित्त वर्ष में करीब 115% की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 9,86,768 करोड़ रुपए रहा। और आइए देखते हैं अब खेल जगत से कुछ खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाना है। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में भारत के पास सीरीज पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है। एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में होगा शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट को महज 2 दिन में जीतकर सीरीज में बना रखी है 1-0 की बढ़त। पिंक बॉल से होने वाले इस टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम में विल जैक्स को मिला है मौका और तेज गेंदबाज मार्क वुड हो गए हैं बाहर। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में हुआ निधन। 62 टेस्ट मैच में बनाए थे 4,236 रन, लगाए थे 9 शतक। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में अपने दमदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 5 दिसंबर को भारत का सामना बेल्जियम से होगा। और नया सवेरा में अब बात करते हैं मिजाज मौसम की। देखते हैं क्या है तापमान आपके शहर में।
और नया सवेरा में वक्त है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जिस तरह से हमारी रवायत रही है, आपको छोड़ जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंड आर्ट फेस्टिवल की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, उड़ीसा के चंद्रभागा बीच पर हो रहा है ये फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में भारत समेत कई देशों के 143 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। आप लीजिए सुंदर कलाकृतियों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।